हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे साउंड के लेक्चर 3 की। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है, उसको एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है कि नहीं है, उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने देखा था। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि सोनिक बूम क्या होते हैं, ठीक है। और साउंड और लाइट की स्पीड का कंपेरिजन भी हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। ओके, तो आज का टॉपिक सबसे पहला हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब आप जानते होंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज किसी सरफेस से जब स्ट्राइक कर कर बाउंस बैक आती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देन इट मींस जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्शन करती है वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है। तो क्या कह रहा है, साउंड रिफ्लेक्ट ऑफ ए सरफेस इन द सेम वे एज लाइट रिफ्लेक्ट एंड फॉलोज सेम रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि साउंड और लाइट दोनों सेम तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं और दोनों के रूल भी रिफ्लेक्शन के सेम होते हैं। जैसे लाइट का रूल होता है वैसे ही साउंड का भी रूल होता है। अभी रूल क्या होता है ये मैं समझा देता हूं। आगे कह रहा है द इंसिडेंट साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल एंड ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन। यही दोनों रूल होते हैं। देखिए रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस से एक लाइट ऐसे आई और इस पर स्ट्राइक की, तो ये इंसिडेंट लाइट हो गई। और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल बन जाता है। यानी कि सरफेस का परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो अब एक एंगल यहां बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो सेम इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। So that is called angle R and that is reflected ray and that is incident ray. Okay? So यही रूल होता है। पहला रूल ये होता है कि एंगल I और एंगल R सेम होता है, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है। दूसरा, ये तीनों लाइन इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन पर लाई होती हैं और एक ही पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर लाई होती है इन्हें बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन्हें हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये तो हो गया बेटा लाइट से रिलेटेड। एकदम सेम यही रूल किस पे लग जाता है, हमारा साउंड के लिए लग जाता है। ठीक है, साउंड के लिए भी एकदम सेम यही रूल लगता है। जस्ट साउंड के लिए भी हमारे साथ सेम यही रूल लगता है कि यानी कि साउंड रे आती है, एक तरीके से साउंड वेव आई, सरफेस से स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट करेगी। सेम यही रूल हमारे लिए भी लगता है, यानी कि साउंड और लाइट दोनों सेम रूल को फॉलो करते हैं रिफ्लेक्शन में। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के रिफ्लेक्शन का क्या क्या एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारी डेली लाइफ में हम साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ कहाँ देखने को हमें मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेगाफोन। मेगाफोन आप जानते होंगे कि एक तरीके से लाउड स्पीकर टाइप का ही होता है। तो एक ये इंस्ट्रूमेंट आप देख ही रहे हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं मेगाफोन। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन इसके इस साइड से, ठीक है, इस वाली साइड से स्पीक करता है, यानी कि बोलता है, और उसकी आवाज जब यहां से निकलती है तो लाउडर हो जाती है, यानी कि उसकी उसकी वॉइस यहां से लाउडर हो जाती है। अब साउंड जब यहां आता है एक्चुअल में होता क्या है कि इसकी वॉइस यहां से ऐसे मल्टीपल टाइम्स टकराते हुए बड़ी होते हुए आती है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होते हुए आता है जिससे लाउडनेस बढ़ जाती है। तो यहां से जो वॉइस निकलती है वो काफी लाउड निकलती है। ठीक है, तो यहां से जब वो स्पीक करता है तो उसकी जो वॉइस होती है वो मल्टीपल्स टाइम्स रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, मल्टीपल्स टाइम्स रिफ्लेक्शन करते हुए जब यहां से निकलती है तो उसकी वॉइस काफी लाउड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका शेप भी ऐसा होता है कि जिससे साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होता जाता है और साउंड लाउड होता जाता है। ठीक है, तो मेगाफोन इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अ मेगाफोन इज ए लार्ज कोन शेप डिवाइस फॉर एम्पलीफाइंग and directing the voice of a person who speak into it. ओके, एम्पलीफाइंग का मतलब एक तरीके से लाउडनेस को बढ़ा देना। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेथोस्कोप। आप स्टेथोस्कोप से तो वाकिफ ही होंगे, डॉक्टर्स नॉर्मली स्टेथोस्कोप लेके चलते हैं। व्हाट इज स्टेथोस्कोप? आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को कान में लगाते हैं और उसका एक पार्ट आपके बॉडी पार्ट पर लगाते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट आपके बॉडी पार्ट यानी कि चेस्ट, स्टमक या बैक साइड में लगाते हैं,
और ये वाला पार्ट जो होता है ये अपने कान में वो लगाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके बॉडी ऑर्गन की वॉइस को, यानी कि वहां से जो जनरेट हो रहा है साउंड, उसको सुनने में ये हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये जिस बॉडी पार्ट पे लगता है, जैसे मान लीजिए आपके हार्ट पे लगा, तो वहां से आपकी जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, आपके चेस्ट पे लगाते हैं जिससे कि वो हार्ट बीट को सुन पाए। तो हार्ट बीट का साउंड पहले इसके अंदर इंटर करता है, फिर यहाँ इस ट्यूब से, इसमें क्या होता है, साउंड का मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से रिफ्लेक्शन होते हुए साउंड आगे की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स साउंड एक दूसरे के सरफेस से क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स ऐसे रिफ्लेक्शन करता रहता है। हर सरफेस से बार बार क्या होगा, स्ट्राइक होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और फिर इसके थ्रू हमारे ईयर तक, यानी कि डॉक्टर्स के ईयर तक इसके थ्रू हमारी वॉइस आती है। तो स्टेथोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप साउंड के रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, यानी कि उसी का एप्लीकेशन यूज होता है। Stethoscope is a medical instrument used by the doctor for listening to the sound produced within the human body, mainly in the heart and the lungs. तो डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं, ये भी साउंड के एप्लीकेशन होता है, वो भी रिफ्लेक्शन के साउंड का एप्लीकेशन, ठीक है। साउंड बोर्ड, कब, अब साउंड बोर्ड क्या होता है, बेसिकली होता है क्या बेटा, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल होते हैं, जो कॉन्सर्ट हॉल होते हैं या फिर कॉन्सर्ट प्लेसेस जो होती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हम साउंड बोर्ड लगाते हैं। साउंड बोर्ड बेसिकली ये होता है कि जो कॉन्सर्ट हॉल जहाँ होता है उसका एक मेन मंच होता है, उसके पीछे एक बोर्ड लगता है, या ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि फ्लोर की तरफ एक बोर्ड लगाते हैं। ये बोर्ड लगता क्यों है, एक्चुअल में इस बोर्ड को क्यों लगाया जाता है, ये बोर्ड बेसिकली बेटा होता है कॉनकेव शेप का, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बेंड होता है। तो जब हमारे थ्रू जो प्रोड्यूस साउंड होता है, वो साउंड जब इन सरफेसेस पे क्या होता है, स्ट्राइक करता है, तो इन मल्टीपल डायरेक्शंस वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जिससे कि उस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब तक प्रॉपर वॉइस जाए, ठीक है। इस वजह से इसको लगाया जाता है साउंड बोर्ड को। तो साउंड बोर्ड क्या है, द साउंड बोर्ड इज ए कॉन्केव बोर्ड विच इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर in a large hall or auditorium so that his speech can be heard easily by the person sitting at a considerable distance, कि सभी को एक प्रॉपर वॉइस सुनाई दे। दैट्स वाई हम साउंड बोर्ड का यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का आप यूज करते हैं। इसके बाद बेटा एक टर्म आता है इको। There is a term echo. What is echo? बेसिकली होता क्या है, जब साउंड रिपीट होकर हमें वापस सुनाई देता है तो उस टर्म को हम लोग बोल देते हैं बेटा इको, ठीक है। क्या कह रहा है, द रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। यानी कि साउंड आपको, अगर आपका ही साउंड दोबारा सुनाई दे तो इसका मतलब आपके साउंड वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है। भाई साउंड कहीं गया, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, तभी तो आपको वो आवाज वापस सुनाई दी। So that is called echo. The repetition of sound caused by the reflection of sound waves is called an echo. ये होता है echo। यानी कि हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो निकलता है वेव के फॉर्म में, वो कुछ दूर तक गया, वहां एक सरफेस था, सरफेस से स्ट्राइक किया और वापस उस सरफेस से स्ट्राइक करके हमारे कानों तक आया, तो हमको दोबारा अपनी ही वॉइस सुनाई देती है। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं बेटा इको। अब ये इको क्या हमें हमेशा सुनाई देता है? नहीं, हमें कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेस में ही हमें ये चीजें सुनाई देती हैं, या कुछ पर्टिकुलर फेनोमेना जैसे होते हैं, उनकी एक फिजिकल कंडीशन या नेचुरल कंडीशंस होती हैं, उनमें ये हमको सुनाई देते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि हमको इको कब सुनाई देता है, यानी कि इको सुनने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है। ऑब्वियस सी बात है कि साउंड ट्रेवल करना चाहिए, आपको हर जगह इको नहीं सुनाई देता, तो इसका मतलब साउंड ट्रेवल करता है तो उसके लिए एक डिस्टेंस होगी। तो एक मिनिमम डिस्टेंस जब हमको इको सुनाई दे, तो क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको। इको सुनाई देने की मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। कह रहा है द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। अब इसका मतलब समझिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या कर रहा है, बेसिकली यहां जो लाइन लिखी हुई है, द सेंसेशन ऑफ द साउंड, क्या लिखा है बेटा, द सेंसेशन ऑफ द साउंड प्रेजेंट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड, देन इट मीन्स टू से
हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी साउंड को सुनने में कितना टाइम लगा लेता है, 0.1 सेकेंड लगाता है। यानी कि अगर 0.1 सेकेंड में ही एक साउंड कोई हमारे कानों तक आता है तो हमारा माइंड उसको क्लियरली समझ पाता है। यानी कि अगर इससे छोटे टाइम पीरियड में कोई साउंड हमको सुनाई देता है तो हमारा माइंड इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं बेटा, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। persistence of hearing. So the persistence of hearing is equal to 1 by 10 second. 1 by 10 second, then it means 0.1 second. यानी कि हम सेकंड के 10th पार्ट में चीजों को सुन लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड persistence of hearing। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है so to hear an echo the time difference between two original sound and reflected sound should be more than that। यानी कि हमारे पास एक मिनिमम जो टाइम होता है वो होता है 0.1 सेकंड का मिनिमम टाइम होता है किसी भी दो साउंड में डिफरेंस करने के लिए। अच्छा, अब ये जो साउंड होता है, साउंड की एटमॉस्फेयर में स्पीड क्या होती है? एज यू नो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। अब हमको मालूम है 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। आइए अब यहाँ पे हम साउंड को कैलकुलेट करते हैं। साउंड की स्पीड हमको दिया है, टाइम दिया है, एक मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जिसमें कि आपको इको सुनाई दे। जिसमें कि आपको क्या सुनाई दे बेटा? इको। अब देखिएगा, मैंने कहा साउंड क्या है? रिफ्लेक्शन। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, यहां एक वॉल है, तो इस पर्सन ने साउंड को जनरेट किया, ये साउंड आगे की तरफ गया और इस सरफेस से टकराकर वापस आएगा और इसे सुनाई देगा। ठीक है, इतने के लिए हमने टाइम कितना मान लिया? 0.1 सेकेंड, और स्पीड इतनी ले रहे हैं। तो साउंड को एक्चुअल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ रही है? यहां पर देखिए, साउंड पहले यहां से यहां तक गया और फिर वापस आया, तो मानते हैं कि इसने अगर x डिस्टेंस चली तो x डिस्टेंस वापस भी तो आया, यानी कि टोटल डिस्टेंस की कितनी हो गई? 2x। यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इज 2x। ओके, तो हमको डिस्टेंस मालूम है 2x, तो बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया? 2x, और टाइम को क्या ले लिया है? 0.1। तो स्पीड हमारी कितना है? 344। सो 344 इज इक्वल टू 2x अपॉन 0.1। अब 0.1 यहां डिवाइड में है, अगर हम इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इस साइड में, तो ये किस में चला जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में। तो 344 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इज इक्वल टू 2x, ऐसे लिख सकते हैं। देन इट मींस 2x इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 34.4। अब यहां से 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 2 जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 34.4 अपॉन 2। अब हम इसको कैंसल आउट कर देंगे, देन इट इज बिकम 17.2, और वो भी मीटर। 2 अब केवल x निकला है ना, यानी कि एक मिनिमम डिस्टेंस। तो कम से कम इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से, ये x क्या है? x वो डिस्टेंस है, जैसे ये साउंड का सोर्स है और ये रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो x निकालना है। यानी कि साउंड के सोर्स का रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इको सुनने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए बेटा? 17.2 मीटर होनी चाहिए एक इको को सुनने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको इको अपना सुनना है तो किसी वॉल से आप 17.2 मीटर के डिस्टेंस पर रहेंगे तो आपको आपका इको सुनाई देगा। ओके, समझ में आया कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? ओके, आगे बात करते हैं बेटा। आगे टर्म आता है रिवर्बरेशन का। व्हाट इज रिवर्बरेशन, इसको समझते हैं। रिवर्बरेशन, अब जब यही इको बार बार रिपीट करने लगता है जिससे कि अब आपको कोई भी साउंड क्लियरली नहीं सुनाई देता, तो उससे हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। कह रहा है रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड एंड इट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन एक तरीके से समझ लीजिए क्या हो जाता है? शोर हो जाता है।
ये किस तरीके का शोर है? इको का शोर है। इको का शोर का मतलब यानी कि इतना मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्ट होना कि आपको कोई भी वॉइस सही से सुनाई न दे, यानी कि साउंड का इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है कि कुछ भी सही से सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, यानी कि बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और पहला रिफ्लेक्शन और दूसरे रिफ्लेक्शन के बीच में गैपिंग नहीं आ पा रही है सही से, यानी कि उनके बीच में जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, जिससे कि हमारा माइंड उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिवर्बरेशन। अब कौन कौन से तरीकों से हम रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं? तो बेटा अगर रिवर्बरेशन को कम करना है देन इट मीन साउंड को ही कम करना है सीधे सीधे। तो अगर हमें साउंड को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है या कम करना है, तो हमें ऐसे मटेरियल्स की जरूरत होती है जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर लिखा है मेथड यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन। पहला, पैनल मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। दूसरा, कारपेट आर पुट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे कारपेट रखते हैं। जो दीवारें हैं, जहां पर विंडोज हैं, जहां पर डोर्स हैं, वहां पर कर्टेन रख दीजिए। ठीक है, तो आपका कर्टेन हो गया, दूसरा कारपेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पैनल जो होगा वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का हो जाए, तो इससे आपका रिवर्बरेशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपके सुनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, शोर होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ओवरऑल हम तीनों को पढ़ के ये कह सकते हैं कि हमें साउंड रिवर्बरेशन को डिक्रीज करने के लिए सॉफ्ट मटेरियल्स, सीधे सीधे सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं। यानी कि जो सॉफ्ट मटेरियल, तो हम जहां पर हमारे साउंड का इको ज्यादा जनरेट हो रहा है या रिवर्बरेशन हो रहा है, तो वहां पर हम सॉफ्ट मटेरियल का यूज करके रिवर्बरेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, आगे अगर मैं बात करूंगा बेटा ह्यूमन रेंज की, तो ह्यूमन रेंज क्या होता है सुनने का? देखिए साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो पहले एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है द रेंज ऑफ हियरिंग। अगर हम सॉरी अगर हम हियरिंग के रेंज की बात करेंगे, तो हमारा एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है कि ह्यूमन कितने रेंज से कितने रेंज तक के साउंड को सुन सकते हैं। तो बेसिकली 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब यहां पर मैंने 20,000 को 20 के लिख लिया, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको सेम तरीके से लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं है। ये रेंज हियरेबल होता है, यानी कि इस रेंज में कोई भी साउंड होगा आपको सुनाई देता है। तो क्या 20 से नीचे कोई साउंड नहीं होता? कि 20,000 से ऊपर कोई साउंड नहीं होता? होता है, 20 से नीचे भी होता है और 20 से ऊपर भी होता है। तो जो 20 से नीचे होता है बेटा, जो 20 से नीचे होता है उन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोल देते हैं? इंफ्रासोनिक। और 20 से ऊपर को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और ये जो रेंज है, इस रेंज को सोनिक भी बोलते हैं, यानी कि ये सुनने लायक है। ये भी हमें नहीं सुनाई देती और हम ये भी नहीं सुन पाते, हम केवल सोनिक रेंज सुनते हैं, यानी कि 20 से कम और 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम समझ ही नहीं पाते, सुन नहीं पाते। ठीक है, आगे अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। कह रहा है साउंड वेव बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। अर्थक्वेक्स, some animals like whales, elephant and rhinoceros also produce infrasonic sound। यानी कि ये आपस में कम्युनिकेट भी लगभग इसी से करते हैं और ये इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। साउंड above 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। अब यहाँ पे अल्ट्रासोनिक को बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। एनिमल्स लाइक मंकी, डियर, कैट, डॉल्फिन एंड लेपर्ड कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड को समझते हैं, सुन सकते हैं। तो बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनता भी है और साथ ही साथ उसको प्रोड्यूस भी करता है। सो बैट कैन हियर एंड आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। तो बैट उसी की हेल्प से क्या करते हैं? उड़ते हैं और अपने प्रे का क्या करते हैं? हंट करते हैं प्रे को, यानी कि शिकार को, ठीक है, हंट करते हैं। आगे कह रहा है
एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अगर बेटा मैं बात करूं अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव की, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, तो अब आपको एक अल्ट्रासाउंड तो सुन ही रहे होंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या यूज करते हैं। पहला कह रहा है अल्ट्रासाउंड इज यूज इन द इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉ इन द मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। अब फ्लॉ यानी कि मेटल ब्लॉक के अंदर कहीं कोई क्रैक है, कहीं कोई कमी रह गई है, कोई स्पेस खाली रह गया जिसमें एयर ले लिया है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। एक्चुअली करते क्या है कि हमारे पास मेटल ब्लॉक होता है, उसमें से हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो जैसे मान लो कोई सी में नो डिफेक्ट है, तो उसमें से सभी की सभी अल्ट्रासाउंड रेज पास हो जाती है, क्योंकि अपोजिट साइड में हम एक डिटेक्टर रखते हैं अल्ट्रासाउंड का, कि सभी अल्ट्रासाउंड वेव्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो अगर सभी आ रही हैं तो इसका मतलब वो ब्लॉक जो है वो सेफ है, कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड वेव्स बीच में से कहीं रुक जा रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ डिटेक्टर्स है, ये ले रहा है, ये ले रहा है, इस वाले डिटेक्टर के पास कुछ नहीं आ रहा है, तो इसने क्या मैसेज किया कि भाई इसका मतलब ये जो मेटल ब्लॉक है वो बीच में डैमेज है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो साउंड वेव आ रही है वो वापस चली जा रही है, इसलिए इसका मतलब ये इसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मेटल ब्लॉक अगर कोई है, कोई भी मेटल ब्लॉक है, तो उसके बीच में कोई भी डिफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिकली हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, बेसिकली डॉक्टर्स क्या बोल देता है, पेट में कोई भी दिक्कत है अल्ट्रासाउंड करा के आइए। तो एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड हमारी इंटरनल ऑर्गन बॉडी जो है उसको इन्वेस्टिगेट करके एक फिगर बना के दे देती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन इनटू फाइन ग्रेन्स, यानी कि हमारे जो किडनी स्टोन्स हैं उनको भी खत्म करने के लिए या फिर उसको भी क्या करने के लिए, क्योर करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड का सबसे अच्छा यूज यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का सबसे अच्छा यूज हम लोग सोनार के सिस्टम में देखते हैं। सोनार, SONAR, ठीक है, ये तीनों लेटर का, अगर मैं इन लेटर्स की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका ओवरऑल फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस। बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SO साउंड, NA नेविगेशन, R रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, द साउंड स्टैंड फॉर द सोनार इज स्टैंड फॉर द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। द सोनार इज अ टेक्निक is used to determine the depth of sea and to locate underwater hills, valley, iceberg, submarine, sunken ship, etc. तो सोनार एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे कि हम किसी भी सी की डेप्थ पता कर लेते हैं, अंडर वाटर कोई बॉडीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर वाटर है उसको पता कर लेते हैं, अंडर वाटर कोई वैली है, अंडर वाटर कोई आइसबर्ग है या फिर कुछ भी है, हिल है अंडर वाटर जो कि ऊपर से नहीं दिखाई देता है लेकिन अंदर है, तो उसको भी हम सोनार के सिस्टम में से क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। होता कैसे है ये, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी ऊपर जनरली यहां पर एक शिप होता है, ये क्या हो जाता है, एक शिप। अब शिप के जो बॉटम हिस्सा होता है बेटा, बॉटम पार्ट, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे एक बॉटम पार्ट होता है, ठीक है, ये बॉटम पार्ट होता है, यहां पर डिवाइसेस लगी होती है, ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड को क्या करता है, सेंड करता है और ये सरफेस से स्ट्राइक कर कर वापस आता है। तो इसमें एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों होता है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। और क्या होता है, वाटर बॉडी में साउंड की स्पीड इसको मालूम है, ये देख कैलकुलेट केवल ये करता है कि कितना टाइम लगा वापस आने में, साउंड को सेम फ्रीक्वेंसी को वापस आने में कितना टाइम लगा। तो टाइम जब इसको मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या पता कर सकता है, डेप्थ पता कर सकता है, डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए अंडर वाटर कोई बॉडीज है तो उसको भी डिटेक्ट करने में इसका हेल्प लिया जाता है। तो सोनार एक एप्लीकेशन की तरीके से यूज होता है अंडर वाटर बॉडीज को, या अंडर वाटर कोई चीज भी है उनको डिटेक्ट करने के लिए, क्या चीज है, कैसी है, किस शेप की है, वो सारी चीजें सोनार से
पता कर लेते हैं। होता क्या है इसमें एक्चुअली देखिएगा, कह रहा है अ बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसड्यूसर। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जैसे यहां पर जो डिवाइस होती है वो ट्रांसड्यूसर डिवाइस होती है। अब ये ट्रांसड्यूसर डिवाइस है क्या भाई, यहाँ पे एक जो डिवाइस होती है उसे ट्रांसड्यूसर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव को सेंड करता है और वापस उसको रिसीव करता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो यहां पर वही कह रहा है a beam of ultrasonic sound is produced and transmitted by the transducer. It is a device that produces ultrasonic sound of the sonar and which travel through the sea water. Ultrasound is reflected by the sea water. The echo produced by the reflection of this, यानी कि जब साउंड वापस आता है तो वहां इको वो हो गया, इको जनरेट हो गया ना कि साउंड वापस आ रहा है, तो वहां पे साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ। सो द इको प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अल्ट्रासोनिक साउंड इज डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर, तो जो रिसीवर है उसे डिटेक्टर भी बोलते हैं, which is converted into the electrical signal using the time taken for echo to come back। तो टाइम इसको मालूम ही हो जाता है और उसको कैलकुलेट करता है। We can find the depth of C, the distance D of the underwater object is calculated from the time t taken by the echo to return with the speed v is given by 2d is equal to v into t। अब यहां से 2 को केवल डिवाइड करने भेजना है। This method of measuring distance is also known as echo ranging, और इस मेथड को हम लोग echo ranging भी बोलते हैं। So echo ranging is the process of finding distance using process of ultrasound, यानी कि echo ranging एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अल्ट्रासाउंड का यूज करके डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ओके बच्चा, समझ में आई ये चीजें? तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझा, उसके एप्लीकेशंस को समझा, साथ ही साथ इको को भी समझा कि इको क्या होता है, कैसे होता है, और एक इको के लिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस हमें चाहिए होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की। रेंज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इसके बाद का जो लेक्चर होगा बेटा वो हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।